राजनीति क्षेत्र में भी हैं आप, यहाँ तक कि आप बैंकों के भी आप बड़े स्तर के नेता हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। हम थोड़ा सा इसमें बात कर रहे हैं कि जो नया साल और नई चुनौतियाँ हम सबके सामने, जानना चाहते हैं कि जैसे आने वाले ये इस नए साल में सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, इसमें क्या होना चाहिए, कुछ प्रकाश डालेंगे आप? चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए, कोरोना का स्ट्रेन 2 आ चुका है। स्ट्रेन 2 ज़्यादा घातक है। लोग लापरवाह हो रहे हैं। राजनीतिक स्थिति में विरोधी और समर्थक इस तरीके से खेमे बंद हुए कि आज कोई सच को सच कहने को तैयार नहीं है। झूठों की मंडी लगी हुई है। सिर्फ लोग झूठ और अफवाह फैला के देश में अराजकता की स्थिति फैलाना चाहते हैं। ये देश के लिए अत्यंत घातक है और ये आम जनता को भी समझना होगा। सरकार को भी इस ढंग से प्रयास करने होंगे कि सही बात जनता तक पहुंच सके। यदि नहीं पहुंचेगी तो ये जो अफवाह फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने मकसद में सफल होते दिखाई देंगे। इसलिए आवश्यकता यह है कि सरकार जनमानस से संवाद करे, सत्यता बताए और जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बैंक नेता भी हैं, थोड़ा सा हम आर्थिक बात करेंगे। जी हाँ। जैसे इसमें देश में यहाँ तक कि विश्व स्तर की अगर बात करें तो आर्थिक अर्धचक्र जो है बहुत संकट में है। तो हम लोग अपने देश की अगर बात करें तो किस तरह से क्या कोई रणनीति है, कैसे जो कि जो बैंकिंग सिस्टम बहुत डैमेज हुए हैं बीच में, जैसे कि मर्जर हुए हैं और कई बैंक बंद भी हो गए हैं, दिवालिया होने के कगार पहुंच गए हैं। तो जो आर्थिक स्थिति की जो तंगी है वो कैसे सुधरेगी, आगे क्या रणनीति की है जाएगी? पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दें कि कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक बदहाल नहीं है, कंगाल नहीं है और बंद होने की या दिवालिया होने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक में जनता का पैसा सुरक्षित है। और आप देखें कि कोरोना काल में भी यदि कोई भी असली कोरोना योद्धा रहा है तो वो बैंक कर्मी ही रहे हैं कि जब सब कुछ बंद हो रहा था, जब प्रशासन भी जो है पंगु हो रहा था, तब भी बैंक खुल रहे थे। ये हम बैंकर्स का दुर्भाग्य है कि हमको कोई श्रेय नहीं देता, बैंकर्स को कोई उचित वेतन नहीं देता, बैंकर्स की कोई सराहना नहीं करता। इसके बावजूद बैंक कर्मी हमारे दूर दराज गांव में, पहाड़ों में, जहां सेना की पोस्ट है वहां भी हमारी बैंक की शाखाएं हैं और हमारे बैंक कर्मी काम कर रहे हैं। आर्थिक योगदान में बैंकर्स का बड़ा योगदान है। पूरे विश्व में मंदी छाई है। आप देख रहे हैं कि कोरोना के नाते तमाम सी जो है आर्थिक जगत में बहुत ज्यादा गिरावट आई, उत्पादन के तौर पर, कच्चे माल मिलने के तौर पर, फिर उनकी खरीदारी के तौर पर। अब कोरोना काल में लोगों की सोच भी बदल गई, लोगों का खर्च करने का तरीका भी बदल गया। तो निश्चित तौर से ये हमारे औद्योगिक उस साइकिल पे प्रभाव डालता है और निश्चित तौर से धीरे धीरे आप देखें इकोनॉमी अच्छी हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि वास्तव में जो छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, इन सबको मदद की जाए। जिनकी जेब में पैसा नहीं है वो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या मदद करेंगे? आज आम आदमी की परचेजिंग पावर घट गई है। जब आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी जो है औद्योगिक मांग बढ़ेगी, तभी उत्पादन बढ़ेगा, तभी नौकरी बढ़ेगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आपने कहा कि जैसे कि जो आम लोगों की जो परचेजिंग पावर हमारे आर्थिक बजट पे आधारित है। तो इसमें जो बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे वो करोड़ों की संख्या में निकाल दिए गए हैं। जैसे कोई भी संस्था है वहाँ से आधा, अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो 25 लोग वहाँ से निकाले जा चुके हैं अब तक। तो ये जो बेरोजगारी की जो महामारी जैसी टूट पड़ी है मार्केट में, इसकी समाधान कैसे होगा, थोड़ा इस पर प्रकाश। देखिए, मीडिया को भी सही बात ही सही कहनी चाहिए। वो शुरुआती दौर था जब पूरी अर्थव्यवस्था ठप थी, तब लोग निकाले गए, लेकिन 3 महीने के बाद लोगों को नौकरियां भी मिली। लगातार लोगों को नौकरी मिल रही है और 130 करोड़ के देश में सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। उत्पादन मांग बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जनमानस में यह है कि हम
ऐसी शिक्षा प्रणाली में फंसे हुए हैं जो सिर्फ बाबू उत्पन्न करती है, जो रोजगार नहीं उत्पन्न करती। कि हम शिक्षित हो, खुद भी रोजगार करें और 10-20 लोगों को रोजगार दें। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना के माध्यम से इस बात का प्रयास किया है कि एक बेरोजगार सिर्फ अपनी नौकरी न करे, वो ऐसा काम करे जो 10-20 लोगों को नौकरी दे सके। इसलिए ये आवश्यकता है कि उद्यमता विकास, कौशल विकास की तरफ ध्यान देना होगा, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा और जितनी भी ऋणदायी संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्थाएं हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, इनको छोटे छोटे उद्यमियों को निश्चित तौर से बढ़ाना होगा। अभी हम ये सच्चाई है कि छोटे उद्यमियों को, कमजोर उद्यमियों को ऋण मिलने में दिक्कत हो रही है। कहीं सिक्योरिटी नहीं है, कहीं गारंटी नहीं है, कहीं फॉर्मेलिटी के नाम पे परेशान किया जा रहा है और कहीं पर अगर दे दिया गया है तो पैसा लेके भाग गया है, यानी वो काम नहीं किया जिस काम के लिए उसने लोन लिया है। तो हर तरीके से सुधार की आवश्यकता है, तभी बेरोजगारी दूर होगी। कोई भी सरकार हो, यदि आपको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप 130 करोड़ के देश में जो गिने हुए हैं, वास्तविक आबादी इससे ज्यादा होगी। 130 करोड़ के देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, सबको बाबू नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उद्यमता विकास तो करना ही होगा और कौशल विकास हर नागरिक को करना चाहिए। मिस्टर शुक्ला जी, सरकार तो सारी संस्थाओं प्राइवेट करती जा रही है, तो सरकारी नौकरी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। और चूँकि सारे संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर में डालने का पूरा प्रयास में है, यहाँ तक कर ही चुकी है। बैंक से लेकर और रेलवे और बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट कर ही रही है, तो सरकारी नौकरी की हम बात ही नहीं कर सकते। तो मेरे सामने बात आती है कि जिससे कि अगर आम आदमी, छोटा व्यापारी लोन लेने के लिए काफ़ी परेशान होता है, उसकी बैंकिंग सिस्टम में कैसे, कहाँ से समाधान उसका हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। निश्चित तौर से 100% कुछ भी सही नहीं है और 100% कुछ भी गलत नहीं है। इकोनॉमिक ये कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ टोटल प्रोजेक्शन और टोटल रिजेक्शन दोनों गलत है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग ऋण देने में अनावश्यक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उसके पीछे ये हमारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। मान लीजिए हमने किसी आदमी को ऋण दिया और वो ऋण लेके उसने उस काम को शुरू नहीं किया और पैसा लेके भाग गया, तो बैंक ऋण देने वाले अधिकारी को आरोप पत्र दे देता है, उसकी नौकरी पे खतरा आ जाता है कि आपने ये ऋण दिया था और ये प्रोजेक्ट नहीं लगा, ये आदमी आज लापता है, तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है। तो हर आदमी जो जिसको नौकरी मिली हुई है वो डरा हुआ है। सच्चाई ये है कि ये सिस्टम बदलना होगा और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा कि हमने अगर हमने किसी को लोन दिया और उसने घपला कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी घपला करने वाले पे हो, ना कि लोन देने वाले पे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम व्यवस्था बदलाव की बात है, ये हर स्तर पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह व्यवस्था बदलनी चाहिए लेकिन दूसरी जगह व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। जहां तक सरकारी और प्राइवेट की बात है, आज कोई भी संस्था हो जो सेवा देती है, सेवा प्रदाता कोई भी संस्थान हो, आज अगर वो ग्राहकों को सेवा नहीं देगा तो निश्चित तौर से उसको बेहतर ऑप्शन, विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं कि यदि ये संस्था सेवा नहीं देगी तो बी संस्था प्राइवेट में है, वो सेवा देगी और जनता को, ग्राहक को निश्चित तौर से बेहतर सेवा का एक हक है। वो सरकार बहुत सुंदर प्रयास कर रही है।